जामिन शाह की सख्ती से की गई ताकीद पर निकाह की तैयारियां तो हो रही थी, मगर सब बेदिली से कर रहे थे। कल रोहान ने आना था और परसों निकाह की तकरीब रखी गई थी। अर्श को फिलहाल किसी ने खबर नहीं दी थी, क्योंकि जामिन शाह की सख्त ताकीद थी कि अर्श शाह को वो उर्वा के निकाह में शामिल नहीं करना चाहते। अशर का दिल चाहा कि वो अर्श को बताए, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि पहले ही डैड अर्श से शदीद खफा थे। अगर उर्वा और रोहान के निकाह के बारे में जानकर वो आसमान सर पर उठाएगा तो दोनों बाप बेटे के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते थे। मरियम भी 2 दिन से अर्श की कॉल पिक नहीं कर रही थी। वो डर रही थी कि जब अर्श को ये बात मालूम होगी तो वो क्या रद्द अमल देगा। यकीनन वो उससे भी सख्त नाराज़ होगा। और जब अशल को उर्वा के निकाह का मालूम हुआ तो वो बिल्कुल टूट गया। उसने रामीन को बता दिया था कि उर्वा और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। पहले तो रामीन हैरान हुई थी बहुत। अशल प्लीज़ बेटा, उर्वा को भूल जाओ, क्योंकि वो रूहान की है। पहले ही बहुत से मसाइल पैदा हो चुके हुए हैं। अब तुम कुछ मत कर देना कि मज़ीद उस बच्ची की ज़िंदगी में मुश्किल आए कोई। अशल को सख्ती से ये बात भूलने की हिदायत दी, मगर अशल ने कोई टाइम पास नहीं किया था। बचपन से उसने उर्वा से मोहब्बत की थी। किसी के कहने से वो मोहब्बत करना छोड़ तो नहीं सकता था। वो बहुत बार उर्वा से मिलने की कोशिश भी कर चुका था, मगर उर्वा तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती थी। मामा से मालूम पड़ा था कि वो बीमार है। वो जानता था उर्वा भी उसी से मोहब्बत करती है, इसीलिए तो खुश नहीं थी। सबसे बचकर बहुत मुश्किल से उसे उर्वा के कमरे में आने का मौका मिला था। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और मुड़ा। वो बेड पर गुमसुम सी बैठी थी। दरवाजे पर होती आहट पर उर्वा चौंकी थी। सर उठाकर देखा तो अशल उसी की जानिब बढ़ रहा था। अशल को अपने कमरे में देखकर उसके औसान खता हुए। उर्वा, वो उसे पुकारता उसके करीब आया, मगर उर्वा बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर सूरत से बेड से उतरी। ये सब क्या हो रहा है उर्वा? तुमने इनकार क्यों नहीं किया? वो कुछ फासले पर रुक कर पूछ रहा था, मगर उर्वा का तो सारा ध्यान दरवाजे की तरफ था। प्लीज़ अशल, चले जाओ यहाँ से। वो बोली तो उसके अंदाज में खौफ था। तुमने इनकार क्यों नहीं किया इस रिश्ते से, और मेरे और अपने बारे में क्यों नहीं बताया? अब उसकी बात पर उर्वा उसे क्या बताती कि किसी ने उसकी मर्जी पूछी ही नहीं थी कि वो इनकार कर सकती। अशल प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। बार बार दरवाजे की तरफ देखती वो आंखों में खौफ लिए बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ गई। तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता मैं उर्वा, कैसे जीऊँगा मैं तुम्हारे बगैर? अभी भी वक्त है, हम दोनों सबको सब बता देते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो इल्तजाइया अंदाज में बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? वो दुरुस्तगी से बोली, ऐसे तो मत कहो उर्वा। अशल के अंदर कुछ टूटा। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। वो बोलते हुए निगाहें चुरा गई। मेरी आंखों में देखकर बोलो तो मान लूँगा कि तुम इस रिश्ते से खुश हो। उर्वा की आंखों में नमी देखकर वो गोया हुआ, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं अपने बाबा का सर झुका हुआ नहीं देख सकती, प्लीज़ जाओ। वो रोते हुए दबी दबी आवाज़ में बोली, अच्छा जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मत रो। अशल उसे रोते देखकर बोला और फिर मुड़ गया, कमरे से निकल गया। पीछे वो ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी दबी दबी सिसकियाँ पूरे कमरे में अब गूंज रही थी। मुनतहा, जो कि उर्वा से मिलने उसके कमरे में आ रही थी, अशल की सूजी आंखों समेत उसे उर्वा के कमरे से निकलते देख वो रुक गई वहीं। उसी पल उसके दिमाग में पार्टी वाली रात अशल का उर्वा को शरीर निगाहों से देखना, उर्वा की आंखों में उतरती हया के रंग याद आए। उन दोनों की नज़रों से साफ दिखता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर ये निकाह हो ही क्यों रहा है? इसका मतलब मेरा शक ठीक था, अशल और उर्वा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये तो फिर ठीक नहीं हो रहा ना। वो बुड़बुड़ाती हुई चली गई। वो उर्वा के कमरे में दाखिल होने लगी थी, मगर अंदर से आती सिसकियों की आवाज़ पर उसके कदम वहीं थम गए। मुनतहा की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अंदर जाए, और वैसे भी उस वक्त उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर था। तभी वो बेदिली से वापस मुड़ गई। 2 दिन से मरियम उसकी कॉल इग्नोर कर रही थी। ये बात अर्शा को शिद्दत से महसूस हो रही थी। कितने मैसेजेस वो उसे कर चुका था, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह मरियम के पास उड़कर पहुंच जाए। मामा को कॉल की तो उन्होंने भी कॉल काट दी थी। वो वो शाजिल को अपने जाने का बताकर थाने से निकला और घर पहुंचा। वो बाहर से दरवाज़ा लॉक करके जाता था। दरवाज़ा खोलकर उसने फ्लैट में कदम रखा तो मुड़कर एक मर्तबा फिर लॉक किया। आज वो लाउंज में कहीं भी नहीं थी। अर्शा ने कैप उतार कर मेज़ पर रखी और पानी पीने किचन की सिमत पड़ा, मगर किचन का हाल देखकर उसका मीटर घूमा।
किचन की हर चीज़ बिखरी हुई थी, गंदे बर्तन सिंक में पड़े थे। कल वो जो सामान किचन का लाया था, एक एक चीज़ बिखरी पड़ी थी। आटा फर्श पर पड़ा था और वो नीचे कैबिनेट में जाने क्या ढूंढ रही थी। और उसका हुलिया देखकर तो अर्श का दिमाग ही घूम गया। वो उसकी सफ़ेद शर्ट और स्याह ट्राउज़र में मलबूस थी। ये मर्दाना लिबास उसके कमज़ोर और नापाक वजूद पर झूल रहा था। पुश्त पर बिखरे नम बालों से पानी टपक रहा था। अर्श गुस्से से आगे बढ़ा और बाजू से खींचकर उसे अपने सामने खड़ा किया, जबकि वो अचानक हमले पर बौखला गई और अपने सामने अर्श को देखकर उसने खुश्क हलक तर किया था। ये तुमने मेरे घर का क्या हाल बनाया हुआ है, फुअड़ लड़की। वो उसे झिझोड़ कर दहाड़ा था। रिस्क ज़मीन पर रुल रहा है, कोई एहसास है तुम्हें? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो ऐसे हर चीज़ तबाह करके रखती है। वो उसे खूनखार नज़रों से घूरता चिल्ला रहा था, जबकि वो अर्श की सख्त करीब से अपना बाजू छुड़ाने की तगदो कर रही थी। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तनख्वाहदार बंदा हूँ, सारा दिन मेहनत करता हूँ और तुमने इतना रिस्क ज़ाया कर दिया। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, निकल आओ ख्वाब से बाहर। हशर नशर कर दिया मेरे घर का। वो मुसलसल उसे झिझोड़ता धाड़ रहा था। दर्द की शिद्दत से अमल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो प्लीज़ छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। वो अर्श के हाथ को अपने बाजू से हटाने की कोशिश में मिनमिनाई थी। जिंदगी अजाब कर दी है तुमने मेरी, तुम मर क्यों नहीं जाती? काश तुम्हारा नापाक वजूद इस दुनिया में होता ही ना। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप और बीवी का दिल दुखाया। वो अब के उसकी गर्दन दबोचे गुर्राया था। उसकी सांसें अटकने लगी थी। दर्द की शिद्दत से आंखें उबल रही थी बाहर। और ये मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया तुमने? अब वो उसकी गर्दन छोड़कर कपड़ों की जानिब इशारा करते पूछ रहा था, जबकि वो अपनी गर्दन पर हाथ जमाए खांस रही थी। बताओ, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की? उसका गुस्सा आसमानों को छू रहा था, जो किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सॉरी, वो मेरे पास एक ही सूट था तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। वो उससे दूर होती बमुश्किल बोली। वो उस वक्त मुकम्मल अर्श शाह के रहमो करम पर थी, जो कतई उस पर रहम करने वाला नहीं लग रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। वो उसे मजीद बोलने से रोकता फिर धाड़ा। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। घिन आ रही है मुझे तुमसे। तुम एक घटिया और खुदगर्ज लड़की। तुम मुझे बदकिरदार साबित करना चाहती थी ना? असल में तो तुम खुद बदकिरदार हो, जिसने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल ना किया। गुस्सा मुझे खुद पर है कि मैंने तुमसे निकाह क्यों किया, बल्कि सज़ा के तौर पर तुम्हें उसी वक्त जान से मार देना चाहिए था मुझे। वो उसे किसी अछूत शय की तरह फर्श पर धक्का देता धाड़ा। साफ करो ये सब, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। वो अब खुद पर काबू पाता एक हाथ से बालों को सहलाता, दूसरे हाथ से किचन की जानिब इशारा करते बोल रहा था, वो बहुत जल्द इंतज़ाम करता हूँ मैं तुम्हारा। स्टूल को ठोकर मारता वो अपने कमरे की सिमत बढ़ गया, जबकि पीछे वो दोनों हाथ मुंह पर रखे बेआवाज़ रोने लगी। पापा, मामा। फर्श पर बैठती वो हिचकियों से रो रही थी। कितनी देर से वो रो रही थी। फिर उसे अर्श कमरे से बाहर आता दिखाई दिया, नक्शा सा तैयार, हाथ में सफरी बैग थामे वो शायद कहीं जाने को तैयार था। पहले की निस्बत अब वो खासा फ्रेश लग रहा था। अमल को मुकम्मल नज़रअंदाज करता वो बैरूनी दरवाजे की जानिब चल दिया। कहाँ जा रहे हैं? वो अर्श को जाता देखकर उसकी जानिब बढ़ी और बेसाख्ता पूछ बैठी, हालांकि जानती थी कि वो उसे कहाँ बताएगा, मगर अकेला रहना भी तो कठिन था। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? हाँ, बहुत मुश्किल से जब्त किया है मैंने खुद पर। मुझसे जितना दूर रहोगी ना, उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एक उंगली उठाकर उसे तंबीह करता वो जाने लगा, जब अमल ने उसका बाजू पकड़ लिया। घर जा रहे हैं ना? प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाएं। मुझे मामा पापा के पास जाना है। मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। मैं यहाँ अकेली मर जाऊंगी। वो अपनी अना, अपना गरूर सब मिट्टी में मिलाते अर्शाह से मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, तो मर जाओ, खुदा की कसम सबकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा। वो उसके हाथ अपने बाजू से सख्ती से झटकता सफाकी से बोला और उसे बेबस रोता छोड़कर दरवाज़ा खोल रहा था। दरवाज़ा लॉक करके वो कब का जा चुका था, जबकि अमल अब खुल के रोने लगी। पूरे फ्लैट में उसके रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। वो पहली फ़्लाइट से कराची रवाना हुआ था, क्योंकि अब मज़ीद अपनों की नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने सोच लिया था कि मॉम डैड को हर सूरत में मनाएगा। उसकी यही गलती थी ना कि उसने अमल से निकाह किया, तो वो अमल को तलाक देकर अपनी गलती को सुधार लेगा, क्योंकि वो अमल को तकलीफ़ देकर भी पुरसकून नहीं था। बेशक वो उससे नफ़रत करता था, मगर जुल्म भी नहीं करना चाहता था। बेहतर यही था कि वो उसे तलाक दे दे।
रात को शाह हवेली पहुंचने पर उसे कुछ हैरत का सामना हुआ, क्योंकि वहां होती तैयारियां किसी तकरीब की थी। सबसे पहले वो अशर से मिला, जो फ़ोन पर किसी से बात करता लाउंज में टहल रहा था। अशर अचानक अर्श को सामने देखता चौंक गया। अर्श आगे बढ़कर उसे बगलगीर हुआ। भाई, आप अचानक मुझे ही बता देते। मैं वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं ये सब। अशर की बात काटकर वो आसपास देखते पूछ रहा था, जबकि अशर ने थूक निकला। भाई, वो मेरी बेटी के निकाह की तैयारियां हो रही हैं। जामिन शाह की आवाज़ पर दोनों भाई पलटे, जबकि अर्श ने उलझ कर उन्हें देखा और मिलने को आगे बढ़ा, मगर जामिन शाह ने उससे रुख मोड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम डैड। अर्श उनकी बेरुखी देखता वहीं रुककर उन्हें सलाम करने लगा। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? डैड, उर्वा का निकाह? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? किसके साथ है? जामिन शाह की बात पसे पुश डालकर वो पूछ रहा था, जबकि उनकी आवाज़ सुनते तकरीबन सब अफराद हॉल में इकट्ठे हो चुके थे। अब अचानक अर्श को देखकर मरियम को खुशगवार हैरत हुई थी, मगर डर भी था, क्योंकि वो 2 दिन से उससे बात नहीं कर रही थी। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, चले जाओ यहाँ से तुम। जामिन, हुरैन की आवाज़ पर दोनों बाप बेटे ने उन्हें पलट कर देखा। घर में मेहमान है, प्लीज़ कोई तमाशा मत करे। अर्श, तुम अपने कमरे में जाओ। वो उनके करीब आकर बेतासुर अंदाज में बोली। मॉम, प्लीज़ मुझे बताएं ये सब क्या है? उर्वा भी बहुत छोटी है, इतनी जल्दी क्यों ये सब कुछ हो रहा है, और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कुछ भी? अर्श उलझ कर पूछ रहा था। हम उसके माँ बाप हैं, अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला अब हम तुमसे पूछ कर करेंगे, और तुम कौन सा हमें कुछ समझते हो? तुम भी तो अपने फैसले खुद करते हो। जामिन शाह अर्श को देखते तंजिया अंदाज में बोले। और तुम्हारी तलाक के लिए रोहान से निकाह हो रहा है उर्वा का। उनकी बात सुनकर अर्श ने बेयकीनी से पहले जामिन शाह को देखा, फिर हुरैन को देखा, जबकि जामिन शाह अपनी बात कहकर रुके नहीं थे, वहाँ से चले गए थे। मॉम, ये डैड क्या कह रहे हैं? उर्वा और हनी? अर्श हुरैन की जानिब बढ़ा था। हाँ, ऐसा ही है। हुरैन ने निगाहें चुराते हुए बात की तस्दीक की। डैड ने मेरी बहन की जिंदगी मजाक समझ रखी है क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मॉम, आप कैसे इस रिश्ते पर मान गई? बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये, वो नफी में सर हिलाता बोला। वैसे तो तुम खुद मुख्तार हो, किसी की नहीं सुनते, मगर फिर भी तुमसे इल्तजा कर रही हूँ। जो हो रहा है होने दो, तमाशा मत बनाओ। वो धीरे से बोली। जाओ अपने कमरे में और कल अपनी बहन के निकाह में शामिल हो जाना। वो कहकर जा चुकी थी। पीछे से अर्श ने सर थाम लिया। अर्श का रद्द अमल देखकर मरियम की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अर्श के करीब भी जाए, जबकि अर्श के कदम उर्वा के कमरे की जानिब बढ़ते देख वो मायूसी से अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में आकर वो सोफे पर बराजमान हुई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर आहट हुई। वो सोचों में गलता थी जब अर्श कमरे में आया। उसे देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कैसी हैं आप? उदास अंदाज, मध्यम सा लहजा लिए वो बैग साइड पर रखता मरियम के करीब आकर उसे गले लगा गया, जबकि मरियम का दिल जोर से धड़का। कई पल वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे खड़े रहे, जब अर्श पीछे हुआ। अब वो बेड पर बैठ चुका था। मरियम पानी लाने को मुड़ी। कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज़ मेरे पास रहें। मरियम की कलाई जकड़ कर उसे अपने करीब बिठाता वो शिकस्ता अंदाज में बोला। मैं पानी लेने जा रही थी आपके लिए। आपने भी मुझे नहीं बताया मरियम। वो शायद शिकवा कर रहा था। मरियम ने नदामत से सर झुका लिया। सॉरी, मुझे लगा आप गुस्सा होंगे। वो सर झुकाए नजरें चुराए बोली थी। ओहो, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? गलती तो मेरी है। मैं अगर वो कदम ना उठाता तो आज सब मुझसे खफा ना होते इस तरह। वो उसका हाथ लबों से लगाते बोला। अगर मैं अचानक यहाँ ना आता तो मुझे पता ही ना लगता ना ये सब। डैड ठीक नहीं कर रहे ये। उर्वा मुरझा सी गई है। वो उदास था, जबकि मरियम उसके हाथ को अपने हाथों में ले चुकी थी। आप परेशान ना हो। वो उसे कैसे परेशान देख सकती थी जिसमें उसकी जान बसती थी। डैड मेरी नहीं सुन रहे, मॉम भी बात नहीं कर रही मुझसे। मैंने आपको भी तो दुख दिया है ना मरियम, आपका भी तो मान तोड़ा है, आपके भरोसे को ठेस पहुंचाई है ना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे किसी तौर सुकून नहीं आ रहा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत दिल दुखाया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ जान। वो बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़कर बोल रहा था, जबकि मरियम उसकी आंखों की नमी देखती तड़प कर रह गई। ऐसे नहीं करे, वो भी रुंधी आवाज़ में बोली, जबकि अर्शा उसकी गोद में सर रखकर कुछ भी बोले बगैर आंखें मूंद गया था। शायद 12 साल बाद उसने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। इरादा तो कभी आने का ना था, मगर क्या करें, इंसान को कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि उन रिश्तों की खातिर वो बड़े बड़े कड़वे घोंट पी लेता है। और रोहान को भी मरियम की खातिर उसे यहाँ आना पड़ा था। यहाँ उसकी बहुत बुरी यादें थी।
پاکستان کی فضا میں اسے سب سے پہلے اپنی ماں کی آہیں اور سسکیاں سنائی دی، اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیا جس پر اذیتوں کی داستان رقم تھی۔ بے اختیار اسے اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے گلے پر لپٹا مفلر نکال دیا۔ ضامن ماموں نے اشر کو اسے ایئرپورٹ سے پک کرنے بھیجا تھا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ایک لڑکا ہاتھ لہراتا اس کے قریب آ رہا تھا، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ وہ اشر تھا جو ضامن ماموں سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ السلام علیکم۔ اشر نے قریب آتے ہی روحان کو مؤدب انداز میں سلام کیا۔ روحان آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہوا۔ میں اشر شاہ۔ اشر نے اپنا تعارف کروایا۔ جواباً روحان سر ہلاتا مدھم سا مسکرایا۔ کیسے ہو؟ سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بائی دا وے ویلکم ٹو پاکستان۔ اشر کافی خوش اخلاقی سے گویا ہوا تھا۔ روحان نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے محض سر ہلایا اور پھر وہ دونوں شاہ حویلی کی جانب چل دیے۔ اشر کو روحان خاصا سنجیدہ مگر اچھا لگا، اور اسی طرح روحان کو اشر چھوٹے بھائیوں کی طرح لگا۔ وہ اکثر مریم سے اس کا ذکر سنتا رہتا تھا۔ راستے میں ان دونوں میں ہلکی پھلکی بات ہوئی تھی، باقی وہ دونوں ہی خاموشی سے سفر طے کر رہے تھے۔ شاہ حویلی میں اس کا بڑی تپاک سے استقبال کیا گیا تھا۔ ضامن ماموں کے گلے ملتے ہوئے اسے سکون سا محسوس ہوا تھا، جبکہ خود ان کی بھی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ حورین مامی نے بھی بہت بڑی محبت دی تھی۔ وہ کچھ سنجیدہ تھی، مگر روحان جانتا تھا وہ کتنی عظیم خاتون ہے۔ اس کے دل میں ضامن ماموں اور حورین مامی کے لیے عزت اور احترام تھا۔ ارشا کا انداز خاصا سرسری تھا، مگر گلے لگنے میں ارشا نے ہی پہل کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ پھر کہیں جا چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ارش سے نکاح کے بعد ہی ہم کلام ہوگا، اس لیے اس کا سرد انداز نظر انداز کرتے ہوئے وہ خاموش تھا۔ سب سے زیادہ خوش اور جذباتی مریم اس کے گلے لگ کر ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر حورین مامی نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے روحان سے علیحدہ کیا اور روحان کو ریسٹ کرنے کی ہدایت دی۔ صبح اشر کے ہمراہ اپنے کمرے کی سمت پڑ گیا۔ رات کا کھانا اسے کمرے میں ہی دیا گیا۔ وہ واقعی تھکا ہوا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی کل اس کا نکاح تھا۔ ارش سامنے صوفے پر بیٹھا کسی سے موبائل فون پر بات کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، ارش نے ایک مسکراتی نظر مریم پر ڈالی اور اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ مریم اپنے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے دھیرے سے قدم اٹھاتی ارش کے قریب آئی تو ارش نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا اور ساتھ بٹھا دیا۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ گفتگو سمیٹتے ہوئے اس نے فون بند کر کے سامنے میز پر رکھا اور مریم کو دیکھنے لگا۔ شوہر کو کوئی لفٹ نہیں اور بھائی کے سینے سے نہیں ہٹ رہی تھی بیگم۔ اس کے چہرے پر جھکے وہ مصنوعی غصے سے بولا، کوئی آ جائے گا شاہ جی۔ وہ حیا سے نگاہیں جھکاتے ہوئے منمنائی تو اس پر ارش بے اختیار اس کی طرف جھکا۔ کوئی نہیں آتا، سب کو پتہ ہے میاں بیوی بہت دن بعد ملے ہیں۔ مریم نے خفیف سا ہو کر اس کے ساتھ سر چھپا لیا۔ یہ ہوئی نا بات، ایسی ہوتی ہیں عقل مند بیویاں جو بغیر کہے شوہر کی بات سمجھ جائیں۔ مریم کے گرد گھیرا تنگ کرتے وہ شرارت بھرے انداز میں بولا تھا۔ سنیں، چہرہ چھپائے اس نے ارش کو پکارا۔ جی حکم، وہ سرشاری سے بولا۔ آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ پوچھتے ہوئے وہ اداس سی ہوئی۔ میں 1 مہینے کا بھی کہہ دوں پھر بھی آپ نے اداس ہی ہونا ہے کہ 2 مہینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ ارش اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو وہ کچھ نہ بولی۔ خاموش کیوں ہو میری جان؟ نہیں تو، اس کے پوچھنے پر مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا سنو، میں موم کے پاس سے ہو کر آتا ہوں، کمرے میں ہی رہنا، پھر وہیں سے شروع کریں گے۔ قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مریم کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرنے لگے۔ وہ تقریب کی تیاریاں کرواتے ہوئے ابھی کمرے میں لوٹی تھی۔ ضامن شاہ ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ بظاہر انہیں 33 سالہ روحان ٹھیک لگا تھا۔ جینز پر نیلی شرٹ اور جیکٹ پہنے، ہلکی داڑھی مونچھ کے ساتھ وہ بالکل سنجیدہ چہرہ لیے انہیں بہت کم گو بھی لگا تھا۔ بقول ضامن شاہ کے وہ ایک اچھا لڑکا تھا، مگر وہ ماں تھی نا، ابھی مطمئن نہیں تھی، کیونکہ ابھی عروہ کی پڑھائی بھی نامکمل تھی۔ وہ میڈیکل کے پہلے سیمسٹر کی طالبہ تھی۔ پھر ضامن شاہ کو بھلا اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ ویسے بھی حورین نہیں چاہتی تھیں کہ ابھی عروہ پر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے، مگر ضامن شاہ کا فیصلہ اٹل تھا، اس لیے خاموشی سے سب ہونے دے رہی تھی۔ وہ وارڈروب میں کپڑے رکھ رہی تھیں جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور ارش شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ حورین نے بے دلی سے وارڈروب میں کپڑے رکھے اور مڑی۔ ارش شاہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے ماں کی جانب قدم بڑھائے۔ ارش چلے جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ درستگی سے بولی، پلیز موم مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا مان توڑا۔ ارش ندامت سے کہتا ان کے گلے لگ گیا، جبکہ ارش کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حورین پل بھر میں پگھلی تھیں۔
आखिर को उनका बेटा था, कब तक खफा रहती। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है अर्श, मरियम के सामने शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे। मैं हर एक को बड़े इतरा कर कहती थी मेरा बेटा बेहतरीन मर्द है, वो औरत को धोखा नहीं दे सकता, वो औरत की कमज़ोरी का कभी फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैंने तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था, तुम्हें तो कभी इतना गुस्सा नहीं आया था कि अपना सही गलत ही भूल जाओ तुम। चलो माना कि अमल ने गलत किया था, तो क्या तुमने सही किया अर्श? वो उसका उतरा चेहरा देखकर कुछ धीरे मगर सख्ती से बोली थी। मैंने गुस्से में अमल को सज़ा देने के लिए निकाह किया था, मगर मुझे फ़ौरन यह एहसास हो गया कि मैंने गलत किया। वो अपनी सफाई देते बोला, जानते हो मरियम पर क्या गुजरी होगी, कितना बुरा लगा होगा उसे। एक तो पहले ही वो बच्ची इतनी बड़ी आजमाइश से गुजर रही है, और फिर तुमने सोतन का सदमा दे दिया उसे। वो तल्खी से बोली, मैंने मरियम से भी माफ़ी मांगी है मॉम, और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया है। वो बहुत अच्छी है मॉम। वो धीमे लहजे में बोला, क्या फ़ायदा अब माफ़ी मांगने का अर्शा? मैं ये कहना नहीं चाहती, मगर मुझे अफसोस है कि मुझे कहना पड़ रहा है। वो एक पल को रुकी मगर फिर दोबारा बात शुरू कर दी। तुमने साबित कर दिया अर्श कि बाप का असर औलाद में ज़रूर आता है, चाहे उसकी तरबियत कितनी ही बेहतरीन क्यों ना की जाए। तुमने मेरा मान तोड़ दिया अर्श। वो अगर तड़प कर बोली थी तो अर्श भी उनकी बात समझकर तड़प गया था। मॉम, तुम्हारे उठाए गए कदम की वजह से दोनों घरों का सुकून बर्बाद हो गया है मेरे बच्चे। वो उसे कुछ भी बोलने से रोकती, सर हिलाती बोली थी, मैं शर्मिंदा हूँ मॉम। अर्श सर झुकाए बोला, मुझे लगा था मेरा बेटा बहुत समझदार है। मैंने जब मरियम के बारे में तुम्हें बताया तो जैसे तुमने उसके बिखरे टूटे दिल और वजूद को मोहब्बत से समेटा, मुझे उस पल अपने बेटे पर फ़ख्र महसूस हुआ था कि मेरा बेटा खूबसूरत दिल का मालिक है, जिसकी घटिया मर्दों जैसी सोच नहीं कि जो औलाद ना होने पर औरत को कसूरवार ठहराते हैं। मगर तुमने फिर मरियम के साथ ये सब बहुत गलत किया अर्श। भीगी आवाज़ में बोल रही थी, जबकि अर्श खामोश सर झुकाए बैठा था। क्या तुम नहीं जानते औलाद मर्द का नसीब होती है? तो मरियम कसूरवार कैसे हो सकती है? फिर उसको क्यों तोड़ दिया तुमने अर्श? वो मुसलसल उसे सुनाती जा रही थी, और वो भी सर झुकाए चेहरे पर नदामत सजाए सुन रहा था। समझ रहे हो मेरी बात? औलाद मर्द का नसीब होती है। अगर तुम्हारे नसीब में औलाद है तो खुदा तुम्हें ज़रूर देता। जी मॉम, मैं समझ रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। वो हाथ जोड़ता इस मर्तबा बोला तो हुरैन ने उसके हाथ थाम लिए। और हाँ, मरियम को एतमाद में लो, उसे समझाओ कि औलाद ना होने में उसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि ये खुदा के फ़ैसले हैं। वो फिर गोया हुई, जी ठीक है मॉम, आप बेफिक्र रहें, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वो पुरयकीन अंदाज में बोला, अमल को कहाँ छोड़ आए हो? उन्होंने उसके चेहरे को खोजती निगाहों से तकते हुए अचानक पूछा। वहीं घर पर है, उसने सरसरी सा जवाब दिया। उसे अकेला छोड़कर आ गए हो तुम? उसके उनके माथे पर शिकन उभरे थे। फिर क्या करता मॉम? वो अमल के जिक्र पर बेजार हुआ। देखो अर्श, किसी भी हाल में जितना भी गुस्सा हो तुम्हें उस पर, मगर कभी अजियत मत देना उसे। हो सके तो माफ़ कर दो उसे, मज़ीद कोई गलती मत करना आप। उन्होंने उसे सख्ती से तंबीह की तो अर्श ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। अच्छा सुनो, मैंने एक दो डॉक्टर से बात की है। उर्वा के निकाह के बाद कुछ छुट्टियां लो और मरियम को लेकर चले जाना। खुदा से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्या पता कोई मोजज़ा हो जाए। क्या मालूम कोई मोजज़ा हो जाए। वो कुछ याद आने पर बोली तो अर्श सर हिलाता उठ खड़ा हुआ, जी मॉम।